तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है माय यूपीएससी लाइफ और आज हम पढ़ने वाले हैं BHIC 134। ठीक है, इसमें जैसे हमने पहले जो किताब पढ़ी थी, तुमने सब बच्चों ने पढ़ी होगी BHIC 133। ठीक है, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसका चैप्टर कल हमने 1 कंप्लीट करा था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे थे। इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दिए थे। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जाके पहले वो वाली वीडियो देखो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। बाय द वे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना BHIC 134। बेटा, ये जो 134 हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे और 5 भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ही वीडियो में ये वन शॉट वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम वन शॉट लेकर आओ। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो हमने बनाई है और इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो बेटा, अगर जिस भी किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा, कमेंट नहीं करा, भाई कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो बेटा, इस वीडियो में तो मैं PYQ नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगली वीडियो जो मेरी आएगी वो PYQ, शायद अच्छे से आवाज़ आ रही होगी। तो जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो PYQ पर बेस आएगी। ठीक है, तो उसमें मैं PYQ भी कराऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तुम इस पे ध्यान लगाओ कि जो हमारा चैप्टर 1 है उसका नाम है 18वीं सदी की व्याख्या। यानी कि इस चैप्टर में हम 18वीं शताब्दी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना है, उसके अलावा 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषता है और जो क्वेश्चन बना है वो ये, जिस पे मैंने टिक लगा रखे ना राइट, वही है कि 18वीं शताब्दी संबंधी वाद विवाद क्या है, मुगल साम्राज्य, इसका पतन, 18वीं शताब्दी का परम, क्षेत्रीय राज्य व्याख्याओं के उद्यम, सामाजिक आर्थिक सतह। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें प्रस्तावना के रूप में 18वीं शताब्दी के बारे में ओवरऑल बता देती हूँ कि क्या पढ़ेंगे। देखो 18वीं शताब्दी पढ़ रहे हैं। 18वीं शताब्दी का मतलब है कि 18वीं शताब्दी में जो मुग़ल थे हमारे, ठीक है, तो जो मुग़ल थे, मुग़लों का क्या हो गया था, पतन हो गया था। अब जब मुग़लों का पतन हो गया था तो मुग़लों के बाद बहुत सारे उत्तराधिकारी या फिर राजाओं का उदय हुआ था। जैसे मुग़लों के उत्तराधिकारी कहा जाता है, उत्तराधिकार कहा जाता है बंगाल को और अवध को। ठीक है, बंगाल और अवध मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं फटाफट बता रही हूँ, क्योंकि हमें एक वीडियो में 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो बंगाल और अवध जो है ये मुग़लों के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, इसके अलावा मराठा, सिख राज्य उदय हुआ था उनका, जो मुग़लों के विरोध के रूप में हुआ था। इसके अलावा हमारे अफ़गान भी राज्य हुआ करते थे ना, अफ़गान। तो ये जो राज्य थे ये मुग़लों से हटकर, ना तो ये विरोध था ना ही ये उत्तराधिकारी था। जैसे रोहिलखंड में है ना, इसके अलावा भोपुरा में, ऐसी जगहों पे इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, तो जब मुग़लों का पतन हुआ था 18वीं शताब्दी में, तो नए नए राज्यों का उदय हुआ था। एक तो पॉइंट हो गया कि नए नए राज्यों का उदय हुआ था। सेकंड पॉइंट ये हुआ कि जो मुग़लों का जब पतन हुआ रहा था तो अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, इसके अलावा नादिर शाह आए थे और दिल्ली पे कब्ज़ा किया था और बहुत सारा जैसे राज सिंहासन लेके चले गए थे। और एक बताते हैं कि इतना करोड़ों रुपए की चीज़ें लेके चले गए थे, जिसकी मयूर सिंहासन है ना, ये सारी चीज़ें, कोहिनूर हीरा, बहुत सारी चीज़ें, हीरे जवाहरात, इतनी चीज़ें भर भर के लेके गए थे जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता। तो नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली आए, लेके गए चीज़ें। इसके अलावा शाह आलम, ठीक है, इनको और आलमगीर नामा है, जिसको देखो शाह आलम है, जिसको तो अंधा भी कर दिया था और मार भी दिया था। और एक और शासक था, ठीक है, उसे भी मार के अंधा कर दिया था। तो ऐसा आज तक मुग़लों के साथ नहीं किया। औरंगज़ेब के बाद जितने भी शासक आए, ठीक है, औरंगज़ेब के बाद जितने भी शासक बने, उनके पास इतना कोई अस्तित्व में नहीं था कि वो खुद को रोक सके। जो अलग अलग राज्य है वो खुद को स्वतंत्र कर सकते हैं, उसको रोक सके, ठीक है, वो नहीं रोक पा रहे थे। हालांकि फेरू खासियत एक शासक था, उसके बाद के टाइम के लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पतन इतनी जल्दी हुआ कि वो रोक नहीं पाए। चलो शुरू करते हैं चैप्टर। जिस बच्चे को
प्रस्तावना पढ़नी हो वो सारे बच्चे आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम 18वीं शताब्दी की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। 18वीं शताब्दी की पहली विशेषता है कि जो मुग़ल है उनका तो पतन हो गया था। मुग़लों के पतन के बाद जो अंग्रेज़ों का जब उदय हुआ था तो अंग्रेज़ों ने मुग़लों का पतन हो गया था तो मुग़लों के पतन के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत को कहीं ना कहीं मजबूत बनाया था, ठीक है। जब मुग़लों का पतन हुआ तो उसके पतन होने के बाद, ठीक है, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भी अपनी ताकत को मजबूत बनाया था। जहाँ उन्होंने प्लासी का युद्ध, बक्सर की लड़ाई लड़ी थी और कहीं ना कहीं पूरे भारत पे अपनी स्थिति बनाने के लिए अपना फिर राज्य का विस्तार भी करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दीर्घकालीन अवधि, यानी कि जो मुग़लों का पतन हुआ था वो एक लॉन्ग टर्म और अंग्रेज़ों का उदय हुआ था, ठीक है। मुग़लों का पतन, अंग्रेज़ों का जो उदय हुआ था, इधर मैं बीच की बात नहीं कर रही, यानी कि मुग़लों का पतन हुआ और फिर ये जो नए राज्य जैसे मराठा आया, सिख आए, ठीक है, राजपूताना के राज्य आए या फिर जो बंगाल, वो नहीं, वो उनका तो उदय हुआ था। उसके बाद अंग्रेज़ों का जो, क्योंकि ये थोड़े टाइम तक इनका शासन रहा था, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा था, क्योंकि जब अंग्रेज़ आए थे ना तो उन्होंने सबको हरा के खुद शासन कर लिया और हमें पता है वो कितने साल, 200 साल तक शासन करके गए अंग्रेज, है ना। तो इधर हम बात करेंगे ये जो मुग़लों का पतन हुआ था इसको हम एक दीर्घकालीन शताब्दी के रूप में मानते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो 16वीं शताब्दी में सबसे पहले मैं तुम्हें, देखो बेटा मैं ना एकदम डीप बता रही हूँ, एकदम अच्छे से बताऊँगी। देखो अब मान लो अकबर है, ये कौन है? अकबर। अकबर के टाइम पे अंग्रेज़ उससे पहले ही आ गए थे, पहले पुर्तगाली आए थे, है ना। तो देखो जब अकबर के टाइम पे अंग्रेज़ों ने ना व्यापार करने का, तो अकबर के टाइम पे अंग्रेज़ों ने व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो जब वो व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था अंग्रेज़ों ने, तो वो क्या करते थे, भारत के साथ व्यापार किया और फिर वो ना कर रियायत मांगते थे कि यानी कि कर मुक्त व्यापार करने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया। तो वो 16वीं शताब्दी में उन्होंने व्यापार किया, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, ठीक है। फिर उन्होंने देश में शासन करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये एक लॉन्ग, देखो कितनी शताब्दियाँ हैं, एकदम से आए और शासन करने लग गए, ऐसा तो नहीं हुआ था, है ना। पहले वो आए, व्यापार करना शुरू किया, 16वीं शताब्दी। तो जो हमारी 18वीं शताब्दी है इसके अंदर 16 और 17वीं शताब्दी भी समाई जाती है, क्योंकि 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के माध्यम में अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत बढ़ा ली थी और वो पूरे भारत के अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। उन्होंने सभी देशों के साथ मित्र संधि यानी कि सहायक संधि के तहत सभी देशों को मित्र बना दिया और क्या करने लग गए, यहाँ पे व्यापार करने लग गए। तभी कहा जाता है कि जो हमारी 18वीं शताब्दी है ये एक दीर्घकालीन अवधि मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने भारत में क्या कर दिया था, व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जो अंग्रेज़ थे वे बेसिकली यहाँ पे व्यापार करने ही आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और वो यहाँ पे व्यापार भी करते थे। देखो तीसरी अवधि हाल के उभर कर आया है भारत। देखो इसमें बताया गया है कि जो भारत है, मान लो ये जो भारत है ये किस देशों के साथ व्यापार करता था, हिंद महासागर के साथ, है ना, प्रशांत के साथ, अटलांटिक, हर जगह, यूरोप के देश, सभी देशों में क्या होता था, व्यापार भारत का होता था। भारत अपनी वस्तु सेवा और वस्तु चीज़ें देता था और हमेशा भारत ने वस्तु चीज़ें दी हैं, जिसकी वजह से भारत ने बहुत सारे पैसे भी कमाए थे। भारत अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों की अवलोकन करता है। हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत महासागर के साथ एक विस्तृत व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा है, ठीक है। प्रारंभिक अनुशासन यूरोप 18वीं सदी में भारत के व्यापारिक जीवन की प्रगति और भविष्य पर प्रभाव डाला। व्यापार की इस लंबी अवधि में भारत ने हमेशा वस्तु सेवा प्रदान की है। इस मांग का निर्धारण यूरोप व्यापार के विश्वव्यापी नेटवर्क से किया जाता है। भारत के दृष्टिकोण में इसमें पर्याप्त मात्रा में लाभ था, ठीक है, इसमें काफ़ी धन कमाया है। मैंने बताया था तुम्हें, ये लिख देना कि भारत जो है वो व्यापार करता रहता था। देखो आगे बताया 18वीं शताब्दी को समझने के परिप्रेक्ष्य से ये परिणाम महत्वपूर्ण है। मुगल और उत्तर मुगल के बीच निरंतर समस्याएं और उनमें उत्तराधिक उपनिवेश, ठीक है, के प्रारंभिक वर्षों की समस्या को तभी समझा जा सकता है, हम तभी उपनिवेश को समझ सकते हैं अगर यह ध्यान रहे कि भारत का व्यापारिक जीवन और पूंजी विस्तृत संबंधों के सिलसिले से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो भारत में जो
अंग्रेज़ आए थे, मैंने कहा था ना, वो व्यापार की वजह से ही आए हैं। आगरा और दिल्ली के साथ साथ अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप से आती थी। प्रारंभिक औपनिवेशिक की माध्यता ने इस समावेश की प्रक्रिया और भी गहरा कर दिया। ठीक है, और इसका उदाहरण हमें 18वीं शताब्दी एशिया के साथ दिखता है। ठीक है, यानी कि ये जो भी चीज़ें यही बताई गई है कि जो भारत है वो किस तरीके से व्यापार कर रहा है। में जो 3 टॉपिक मैंने बताया 18वीं शताब्दी की विशेषताएं समझ आ गए होंगे। विशेषता वैसे अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आया तो तुम बता देना कि प्लासी की लड़ाई, बक्सर की 18वीं शताब्दी के बारे में बता देना, पहले 18वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ था फिर बता देना। विशेषता प्लासी बक्सर की लड़ाई हुई, किस तरीके से सहायक संधि के तहत भारत को मित्र बनाया गया। इसके अलावा तुम ये भी लिख सकते हो व्यापार की हुई, अंग्रेजों का उद्देश्य तो व्यापार करना था और भारत व्यापार करता था, है ना। ये 18वीं शताब्दी संबंधी वाद विवाद। अब वाद विवाद की बात करें तो वाद विवाद को हम टोटल 4 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। पहले हम साम्राज्य केंद्रीय और क्षेत्रीय केंद्रवादी वाद विवाद। वाद विवाद ये टॉपिक तुम्हें याद रखना है। वाद विवाद को 2 भागों में बांटते हैं, साम्राज्य केंद्रवादी। साम्राज्य केंद्रवादी कहते हैं कि जब मुगल साम्राज्य था वो हमारे साम्राज्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, मुग़ल साम्राज्य। क्योंकि जब हमारा मुग़ल साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो जो मुग़ल साम्राज्य है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता था। क्योंकि जो मुग़ल साम्राज्य था, यानी कि मुग़ल साम्राज्य केंद्रवादी कहता है कि जो मुग़ल साम्राज्य था वही सबसे बड़ा था। देखो, जब साम्राज्य है इसमें एक केंद्र के थे, जैसे आगरा पे शासन करते थे, तो जब मुग़ल साम्राज्य एक केंद्र में था और पूरा एक केंद्र, यानी कि जो मुग़ल टाइम पीरियड था और मुग़ल ही सब पे नियंत्रण करते थे, वो हमारे देश के लिए, साम्राज्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। उससे हमारा देश विकसित हुआ और देश में अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो देश है उसमें स्थिरता रही। लेकिन जब कुछ ऐसे शासक थे, ठीक है, कुछ जैसे बंगाल अवध ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए क्या किया, खुद को स्वतंत्र कर लिया। और जब इन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया तो इनका विकास बस उतना रहा जितना एक मुग़ल सूबे के रूप में था और उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। ठीक है, क्षेत्रीय केंद्रवादी में देखते हैं कि जो मराठा थे, ठीक है, बंगाल अवध, ठीक है, ये ऐसे राज्य थे जो मुग़लों के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हुए थे। ठीक है, तो बंगाल अवध ऐसे राज्य थे जो मुग़लों के उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है, देखो ये तुम्हें बताया गया है इसके बारे में, है ना। मराठा सिख आंदोलन था, इसके विपरीत क्षेत्रीय जो है वो ये बताते हैं, क्षेत्रीय केंद्रवादी, कि जो हमारे मराठा जितने भी लोग थे उन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया, और इन्होंने बहुत सारी वही मुग़लों की नीति को ही अपनाया। इन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया अपने निजी स्वार्थ के कारण, खुद को स्वतंत्र कर लिया मुग़लों वाली नीति, अब खुद को स्वतंत्र कर लिया, मुग़लों वाली नीति को अपनाया इन लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा मुग़ल की जो प्रथाएं वगैरह थी मुग़लों पे खतरा उत्पन्न करते रहे, इनका ज़्यादा विकास नहीं हुआ। और ठीक है, ये मतलब ये नहीं है विकास उतना रहा, इन्होंने नई जगहों पे भी, ये नहीं लिखना उनका विकास नहीं हुआ, उन्होंने नई नई जगहों पे भी कब्जा किया और ख़ुद को मजबूत करने की पूरी कोशिश करी। इन्होंने अपनी ज़मीन को अपने रिश्तेदारों परिवारों को दे दिया और वो उस ज़मीन से कर वसूल करते थे, जिनसे क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, जिनसे इनकी जो स्थिति है, मतलब मान लो ये जो ज़मीन थी इन्होंने अपने रिश्तेदार को दे दी, फिर वो उससे कर लेने लग गया, जब वो कर लेने लग गया तो वो उसकी पुश्तैनी ज़मीन बन गई। इसके अलावा 2 और भागों में बांटा जाता है, यूरोपीयवादी और भारतवादी। ठीक है, तो देखो फिर जो यूरोपीयवादी कहता है, यूरोपीयवादी वाली बात बोलता है कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत पे कब्ज़ा किया, यानी कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने क्या किया, भारत पे कब्ज़ा किया, अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्ज़ा किया। और जब अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्ज़ा किया तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था थी, अराजकता थी, ठीक है, इसी चीज़ का लाभ उठाया और उन्होंने भारत पे कब्ज़ा किया। और राष्ट्रवादी कहते हैं कि ये भारत के लिए सबसे बुरी चीज़ थी, क्योंकि देश में एकता नहीं थी, अराजकता थी, इसलिए इसकी वजह से हमने अपने आप को दूसरे के हाथों सौंप दिया, जिन्होंने हमारा
शोषण किया और हम पे शासन किया, ठीक है। तो वैसे तो कहा जाता है कि जो अंग्रेज़ हैं इन्होंने अर्थव्यवस्था, जो भारत में अव्यवस्था हुई थी, अराजकता, इसका लाभ उठा के हम पे कब्जा कर दिया। लेकिन आज के टाइम पे कहा जाता है अंग्रेज़ तो बस व्यापार, लाभ कमाना इसलिए आए थे, और जब अराजकता थी तो उसके लिए इन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया था। लेकिन बेटा ये चीज़ भारतवादी कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं था कि भारत, ठीक है, भारतवादी कहते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि भारत में अर्थव्यवस्था थी, अराजकता थी। मुगल टाइम पीरियड था तब भी सब कुछ सही था। जब मुगलों के बाद उनके उपनिवेश आए, मराठा, सिख, जितने भी शासक आए, उस टाइम पे भी शांति बनी हुई थी। लेकिन ये चीज़ हुई थी हमारे देश में कि जो अंग्रेज़ थे, ठीक है, लेकिन हमारे देश में ये चीज़ हुई थी कि जितने भी हमारे कौन थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने जो हमारे देश की सेना थी, है ना, हमारे देश की जो सेना थी, हमारे देश के जो सैनिक थे या फिर जो संस्थाएं थी, उनका यूज़ अपने लाभ के लिए किया, और ठीक है, उन सभी का यूज़ अपने लाभ के लिए किया, और ज़्यादा रियायतें लेने के लिए, ज़्यादा चीज़ें लेने के लिए उन्होंने धीरे धीरे भारत पे कब्ज़ा किया, और उन्होंने जो हमारी संस्था है उनके अनुसार ही ढल गए। जैसे अभी तुम आगे पढ़ोगे कि अंग्रेज़ों ने एक फोर्ट विलियम कॉलेज नामक स्थापित किया था, और इस कॉलेज में बताया जाता था कि किस तरीके से भारत के जो दरबार है उनके नियम है, हिंदी पढ़नी, भाषा फ़ारसी पढ़नी सिखाई जाती थी, ठीक है। इसके अलावा भारत के नियम कानून हर एक चीज़ पढ़नी सिखाई जाती थी, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है, और ये बताया गया है कि भारत ही एक ऐसा देश था जिस पे व्यवस्था और स्थिरता कायम हो सकती थी, ठीक है। देखो ये रहा, पहली बात यह है स्थिरता, और ये भी भारत में हो सकती थी, ठीक है। इसके अलावा देखो तुम लोग ये भी देख सकते हो, सारा मैंने बताया था, सेना कुशलता वगैरह थी, उन सब चीज़ों का इन्होंने अपने लिए ही यूज़ किया था। अब जो अगला टॉपिक है वो है मुग़ल साम्राज्य, उसका पतन और 18वीं शताब्दी का आरंभ, यानी कि मुग़लों का पतन कैसे हुआ था। अगर हम बात करते हैं मुग़लों के पतन की, तो मुग़लों के पतन बहुत सारे बताए जाते हैं। जैसे देखो, उत्तराधिकार जो थे वो एकदम कैसे थे, अयोग्य थे, कमज़ोर थे, सांप्रदायिक की नीति खड़ी नहीं उतरी लेकिन थी। इसके अलावा जो दक्कन था, यानी कि जो दक्षिण भारत था, उसमें इन्होंने जो व्यवस्था को अपनाया था वो चीज़ गलत थी, ठीक है। तो कमज़ोर शासक, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें ही बताई जाती है मुग़लों के पतन की वजह से। देखो बेटा, इसके अलावा एक विद्वान ने बोला है, ठीक है, इसके अलावा एक विद्वान ने बोला है कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसका विस्तार करना, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताती हूँ, तो मुझे फटाफट ये चैप्टर कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो देखो बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये तुम्हारे घर में 2 मशीनें हैं, ठीक है। ये मशीन चलती है 12 घंटे चलेगी मशीन, और अगर तुम उससे ज़्यादा चलाओगे तो 12 घंटे चल रही है मशीन, और इसमें से जो उत्पादन हो रहा है वो 1000 रुपये का हो रहा है, ठीक है। अब एक दो व्यक्तियों ने मशीन खरीदी एक साथ, अब 12 घंटे चल रही है, 1000 रुपये उत्पादन हो रहा है, लेकिन इस इंसान ने क्या किया, मशीन को 24 घंटे चलाया। तो इसने बोला मुझे तो 2 गुना, एक ही मशीन से 2000 रुपये का लाभ हो रहा है हर महीने, है ना। तो इससे तो बस 1000 रुपये कमा रहा है ये, मैं तो 2000 रुपये कमा रहा हूँ उसी मशीन से, सेम मशीन से। अब मशीन सबसे पहले किसकी ख़राब होएगी, इसी की ख़राब होएगी, इसको ही नुकसान होगा। जो 1000 रुपये फालतू ले रहा था वो वसूल इसी का ही होगा, हो सकता है उससे ज़्यादा नुकसान हो जाए, है ना। और इसकी मशीन सही चलती रहेगी, क्यों, क्योंकि बेटा अर्थव्यवस्था का विस्तार करना भी एक प्रकार से सीमित होता है। हाँ भाई, ये नई मशीन ले ले, अगर पैसे ना हो तो ये क्या करे, लोन ले ले, लोन ना मिले तो क्या करे, है ना। रिश्तेदार से लेके वो ना दे तो क्या करे, तो इसे इसी मशीन से गुजारा करना पड़ेगा जब तक और पैसे नहीं इकट्ठे होते। तो अर्थव्यवस्था का विस्तार करना भी एक प्रकार से सीमित होता है। तो जो मुग़ल थे वो क्या करते थे, मुग़लों का पतन देख रहे हैं ना, तो मुग़ल क्या करते थे, जो हमारी ज़मीन होती थी उससे किसान की जो ज़मीन है वो इससे इतना ज़्यादा टैक्स ले लेते थे। मान लो 100 रुपये का ये कमा रहा है, 100% कमा रहा है, इससे मैं अगर 80% ले लेती हूँ तो अब 20% से किसान अपना गुजारा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा। तो अब ये 80% ले लेते थे किसानों से। तो अर्थव्यवस्था का विस्तार करना भी एक प्रकार से सीमित होता है। इसे त्रिध्रुवीय व्यवस्था या फिर त्रिध्रुवीय संघर्ष कहते हैं। सबसे पहले कुलीन होता है, फिर सबसे पहले कुलीन होता है, उसके बाद ज़मींदार होता है, उसके बाद किसान होता है। तो इतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता था कि उसका पतन हो गया। इसके अलावा दक्षिण भारत में माना जाता है जो जहांगीर थी, ज़मीन तो सीमित रहेगी, उसके ऊपर जो
कुलीन वर्ग थे वो इतने ज़्यादा हो गए कि ज़मीन पे दबाव इतना ज़्यादा बन गया, ठीक है। तो वो भी व्यवस्था मानी जाती है। कुलीन वर्गों की वृद्धि, ठीक है, ज़मीन की सीमितता और कुलीन वर्ग की वृद्धि भी पतन का कारण मानी जाती है। तीसरा पॉइंट ये लिखोगे कि ऐसा कहा जाता है कि मुगलों के लोगों के पास इतना भी नहीं बचता था कि वो एक सूखी रोटी भी खा सके। इसके अलावा इनकी जो खराज वसूल करते थे वो, ठीक है, इसके अलावा जो इतने तरह तरह के कर लेते थे, किसानों का शोषण करते थे, ये सारी चीज़ें इनके पतन का कारण बताई जाती है। इसके अलावा जो दक्कन है दक्षिण भारत, इस पे जो इसने शासन किया था, प्रशासन लागू करा था, ठीक है, वो भी इसका पतन का कारण माना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तुर्की आता है, तो इस तुर्की शासन आ जाता है। मतलब जो तुर्की है, अंग्रेज़ों और बेशक कितने भी मुग़ल हो, तुर्की हो, ऑटोमन साम्राज्य, जितने भी देश के लोग हों, इनका पतन और इनकी सफलता का एक ही कारण है। इन सभी देश के लोगों ने, जो तुर्की देश है उसकी तरह नए नए हथियार लेकर आए थे, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी लाए थे युद्ध के, तभी ये जीत पाए थे, नई टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना। लेकिन फिर इन्हें क्या किया, जो इनकी तकनीक थी उसको इन्हें, जो अपने समाज के नीचे लोग थे, चौधरी होते थे और भी जितने लोग होते थे, उन्हें भी संभालना पड़ा और नीचे जनता को भी सीखना पड़ा। अब इनकी भी अपनी सेना होती थी, तो जब इन्होंने भी सीख लिया तो ये लोग कभी कभी नए हथियार भी ले लेते थे, नई नई चीज़ें भी ले लेते थे, ठीक है। और इनके पास भी सेना थी, तो जब भी लड़ाई झगड़े होते थे खुद को स्वतंत्र कर लेते थे। वैसे इनकी सेना तो सबसे ज़्यादा बड़ी होती थी मुग़लों की, लेकिन ये जो कुलीन वर्ग है ना, इनसे भी इन्हें खतरा हमेशा रहता था। एक ये भी माना जाता है कि, ठीक है, तो ये थी कि नई नई तकनीकों में इन्होंने लोगों को ज्ञान तो दे दिया था, लेकिन अच्छे तरीके से अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है, अगर मान लो हमारे देश है, अब लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं तो कि नए नए हथियार ही ना ले हम अपने देश में, ठीक है, नए नए हथियार ना ले, वही भाले वाला यूज़ करें, भाला, तीर, बाज, बंदूकें, तो क्या युद्ध में हम जीत पाएंगे? कभी नहीं जीत पाएंगे। हम क्या, कोई देश नहीं जीत सकता अगर दूसरे के पास आधुनिक हथियार है तो। अगर आधुनिक हथियार ना ले, नई नई टेक्नोलॉजीज ना सीखे, नई नई तकनीक ना सीखे, लड़ाई की रणनीति ना बनाए, तब तक वो जीत नहीं पाता। तो इन्होंने वही नहीं किया, हमेशा पुराने तरीके से, जिस तरीके से लड़ते थे वही तरीका रहा। अब देखो, तुम्हें पता है हमारे देश में किसकी सरकार है? बीजेपी की। अब तुम्हें पता होता है कि हमारे यहाँ का, मान लो तुम्हारे यहाँ का पार्षद कोई भी हो सकता है वो भी बीजेपी का हो, ठीक है। अब तुम्हें पता होगा कि वो जो इंसान है, वो जो रेखा गुप्ता है, दिल्ली की सीएम है, या फिर जितने भी लोग होंगे बीजेपी के बड़े बड़े नेता होंगे, उनसे मिलता रहता होगा, है ना, उनसे जान पहचान होगी उसकी, है ना। तो ये चीज़ें, क्योंकि जो हमारी सरकार होती है, बीजेपी हो बेशक कांग्रेस हो, इधर बीजेपी की भी बेशक सरकार हो, बेशक कांग्रेस की कोई भी सरकार हो भाई, वो जो एक बड़ा वाला नेता होगा ना, जो बड़ा नेता होगा, वो छोटे से मिलता रहेगा और उनके साथ क्या करेगा, संबंध बनाए रखेगा, कि क्योंकि वही तो शासन कर रहे हैं। लेकिन इनकी नीति का पतन का कारण ये भी माना जाता है कि मान लो एक समुदाय है, ठीक है, एक जगह है, ये इनका पूरा साम्राज्य का इतना भाग है, इसमें जो एक व्यक्ति है जिसकी, जो बहुत अमीर है और जो राजा है यहाँ का, एक तरीके से इससे कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा कोई छोटी भी जगह है ना, उधर का भी कोई है, तो उससे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ऐसे क्या शासन चल पाएगा? नहीं। साम्राज्य लाना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो भी चीज़ है। इसके अलावा हम इसे दीर्घकालीन और अल्पकालीन रूप में मानते हैं। तो बेटा देखो, जो दीर्घकालीन समस्या है इसकी, जो दीर्घकालीन समस्या थी, ये कहाँ से शुरू होती है? दीर्घकालीन होती है दक्षिण भारत से, ठीक है। दीर्घकालीन समस्या दक्षिण भारत से शुरू होती है, ठीक है, दक्षिण भारत से शुरू होती है। दीर्घकालीन समस्या का मतलब है कि किसी के साथ संबंध वगैरह कुछ नहीं बनाते ये लोग, ठीक है। इसके अलावा देखो, वंशवादी है कि ये बेटा पहले ये दादा बना था, अब उसके बाद उसका पता नहीं पर पोता है, वो भी राजा बना हुआ है, ठीक है। अब वो उसी सीट पे है, तो ऐसे में उनके पास सेना भी होगी, लड़ाई करने के लिए तुम्हें बस सेना और राजस्व चाहिए, दोनों चीज़ें हैं।
दोनों चीज़ या तो वो खुद को स्वतंत्र कर लेगा। तो यही चीज़ें थी कि इस चीज़ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए, खुद की सेना ही नहीं रख पाए, तो ये भी चीज़ इसके पतन का मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अल्पकालीन भी समस्या मानी जाती है। अल्पकालीन जो समस्या है वो कहाँ पे शुरू होती है? अल्पकालीन शुरू होती थी दक्षिण भारत में, और ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत में चली गई है, और उत्तर भारत में इससे गंभीर रूप ले लिया है। और जो गंगा यमुना के पास जो जाट हुआ करते थे, जाट जो थे वो भी अपना राज्य छोड़ के चले गए थे। और जब छोड़े गए तो जो राजपूताना था, इधर राजस्थान के पास राजपूताना था, तो राजपूताना ने अपने राज्य जो है वो उसको क्या कर लिया? विकसित कर लिया। इसके अलावा जो सूरत है इसका पतन हो गया था, सूरत का पतन हो गया था, और पतन होने के बाद भी वही व्यापार हो रहा है, उसका पतन हो गया, तो उससे भी पतन का कारण है, लेकिन पूरा कारण नहीं माना जाता, कुछ बहुत प्रभाव पड़ा होगा। इसके अलावा जो इसका व्यापार हुआ करता था, या फिर जो चीज़ें होती थी या फिर जो ज़मीन होती थी, वो राजस्व ठेके पे ले लेते थे। कौन? जो अमीर अमीर जो ज़मींदार व्यापार होते थे ना, वो ज़मीन वगैरह को ठेके पे ले लेते थे, और मुग़लों का बहुत सारा व्यापार में वो खुद ही कमाते थे। राजा को तो पता ही नहीं चलता था, पता तो होता था यहाँ पे व्यापार चल रहा है, लेकिन लाभ का सबसे ज़्यादा हिस्सा ये लोग अपने में आपस में कर लेते थे। ठीक है, तो ये भी है, पतन का कारण नहीं माना जाता, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते, कुछ बहुत प्रभाव पड़ता है। भाई बेटा मैं धीरे से बोल रही थी और माइक बंद था, मुझे पता नहीं चला। ठीक है, और मैंने इसके लिए बिना माइक के लिए मैंने तुम्हारा आधा चैप्टर, एटलीस्ट पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करा के मैंने रिवीजन भी कराती थी। मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट भी करवा दिया था और रिवीजन भी करवा दी थी। दैन मुझे अभी पता चला कि माइक ऑफ हो रहा है और माइक से आवाज़ भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो आई होप अब भी आवाज़ आ रही होगी, नहीं तो मैंने तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया बेटा, रिवीजन भी करा दी थी इस चैप्टर की। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा हम कहाँ पे थे? हम यहीं पे थे, है ना, हम यहीं पे थे और आगे बढ़ गए थे। बेसिकली मैंने तुम्हें यहाँ तक मैंने तुम्हें पता चल ही गया होगा, यहाँ तक तो मैंने दीर्घकालीन बताई थी। ठीक है, अल्पकालीन बताने जा रही थी। तो बेटा देखो, अल्पकालीन की बात करें तो जो मैंने तुम्हें बताया है कि भू राजस्व निर्धारण और वास्तविक कर वसूली का याद रखना। इसके अलावा मैंने जो तुम्हें जो भी पॉइंट बताए थे ना अभी, वो सारे के सारे कॉपी में लिख देना, और वही तुम्हारे नोट्स तैयार हो गए, और वही तुम्हें लिख के आना है कि स्थानीय विशिष्ट वर्ग के साथ नहीं थी, अकबर की राजपूतनी थी। मैंने अभी बच्चों को पढ़ाया भी था अकबर और राजपूत संबंध के बारे में। तो अकबर की जो राजपूती थी वो पूरे राजपूताना में नहीं थी। अल्पकालीन समस्या थी, देखो जो उत्तर भारत गंगा यमुना दोआब में चले आ रहे जाट, इसने दीर्घकालीन रूप ले लिया था। ठीक है, और यहाँ पे विद्रोह भी हो रहा था, व्यापार वाणिज्य का विस्तार हो रहा था। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें बताई थी। ठीक है, अब है क्षेत्रीय और राज्य व्यवस्था का उद्भव और सामाजिक सद्भाव। ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगी। वंशवादी प्रत्येक नौकरशाही, यानी कि जिस तरीके से ये वंशवाद पे चलते रहते थे, अभी बताया था ना, वंशवाद पे चलते रहते थे वो थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ राज्य थे, देखो जैसे अवध राज्य है, ये लोग कैसे थे? अवध ये कुछ ऐसे थे जो इसके उत्तराधिकारी, मैंने अभी बेटा सब कुछ पढ़ाया था तुम्हें। ठीक है, मैंने अवध बंगाल के बारे में बता दिया था कि जो अवध बंगाल है ये इसके अवध और बंगाल ऐसे राज्य हैं जो इसके उत्तराधिकारी के रूप में है। जाट मराठा सिख ऐसे जो विद्रोही है। रोहिल खंड मैंने बताया था ना। इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था ये हमारे देखो ऐसे थे, रोहिलखंड ये अफ़गान वगैरह के होते थे शासक। ठीक है, जिन्होंने खुद का, देखो अफ़गान सरदारों का शासन था यहाँ पे। ठीक है, अफ़गान सरदारों का शासन था जिन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओवरऑल जो पूरी स्टोरी है मैंने बता दी है, अच्छे से समझा दी है, पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया है। ठीक है सब कुछ। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वतंत्र राज्यों का अभी। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ भी नहीं आता भाई। इस चैप्टर में तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना, मैसूर। ठीक है, तो जो मैसूर है बेसिकली यही हमेशा आता है। ठीक है, तो देखो मैसूर के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी 2 मिनट के अंदर अंदर मैं ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, देखो बेटा अगर हम बात करते हैं मैसूर कहाँ पे है। मैसूर जो है हैदराबाद जो है ना उसके दक्षिण में, हैदराबाद के दक्षिण में मैसूर स्थित है। मैसूर को हैदराबाद से, कर्नाटक से, मुगलों मराठाओं से, अंग्रेज़ों से सबसे विद्रोह का सामना करना पड़ता था। मैसूर में जो सबसे शक्तिशाली शासक था उसका नाम था हैदर अली। उसके बाद जो
मैसूर पे जो सबसे शक्तिशाली शासक था उसका नाम था हैदर अली। उसके बाद जो आया उसका नाम था टीपू सुल्तान। इसके बाद मैसूर पे वोडियार वंश का भी शासक रहा है। जो हैदर अली है ये एक सेना में प्रशिक्षित था। इसने कुछ टाइम तक सेना में नौकरी करी, लेकिन जब इसने सेना में बढ़ता गया और बहुत अच्छे पद पे भी चला गया था, ठीक है, ये तुम लिख सकते हो। तो देखो, सेना में नौकरी करी और कुछ टाइम तक सेना में रहा, अच्छे पद पे भी चला गया, बहुत वेतन भी इसका बढ़िया था। लेकिन जब इसे लगा कि कर्नाटक है, मुगल मराठा कभी भी आके मैसूर को जीत सकते हैं, तब इसने तख्ता पलट कर दिया और ये खुद राजा बन गया। मैसूर में युद्ध और सेनाकरण की भूमिका। अगर हम मैसूर में युद्ध के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मैसूर में जो युद्ध शुरू हुआ था, देखो, स्थानीय सरदार मैसूर में एक वारगल का जंगल है। मैसूर के अंदर वारगल का जो जंगल है, इसमें रहने वाले जितने भी शिकारी समूह ग्राता है, उन्होंने क्या किया, सेना प्रशिक्षण धारण कर लिया और किस तरीके से सरदार बनना है, राजनीतिक सरदार का नेतृत्व किस तरीके से करना है वो सीख लिया। और इन्होंने बहुत सारे लोगों को सरदार बनने में भी मदद करी, ठीक है। इसके बाद जब सेना का प्रशिक्षण सीख लिया, तो इन्होंने जो अपनी ज़मीन है उनसे इन्होंने क्या किया, जो जो राजस्व की भूमि होती थी, ठीक है, जितनी भी हमारी राजस्व की भूमि थी उस पर कब्जा कर लिया और अपनी भूमि से राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। और जो मंदिर था उसको भी इन्हें सपोर्ट दिया जाता था, ठीक है। तो देखो, यही चीज़ इसमें आती है, ठीक है। 18वीं शताब्दी के प्रयास। अब जो वोडियार है, अब जो वोडियार है और जो पोलीगढ़ के जंगल वाले लोग हैं, इनके बीच में जो लड़ाई शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी वोडियार के टाइम पे। वोडियार ने क्या किया था, ज़मीन जो थी उसको कर मुक्त कर दिया था। इसके टाइम पे मैसूर सेनाकरण की ओर बढ़ा था, ठीक है, और इसने जितनी भी ज़मीन थी उसको कर मुक्त कर दिया और जो राजस्व है उसको बढ़ा दिया था, बस इतना काम किया था। फिर आया हैदर अली, ठीक है। इसके बाद आया था हैदर अली, और हैदर अली ने क्या किया था, हाँ, हैदर अली आया था। हैदर अली ने क्या किया, जो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है, मान लो ये एक बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा है और ये किसी महत्वाकांक्षी योद्धा के हाथ में है या फिर महत्वाकांक्षी सरदार के हाथ में है, और ये जो इसको क्या कर दिया, इसकी ज़मीन से नीलाम कर दिया। और जो किसान की हैसियत से जो राजस्व है, ठीक है, और जो किसान की हैसियत से राजस्व है वो एक सरदार पे लाद दिया। अगर कोई भी विद्रोह करता था तो ये क्या करता था, उसे भगा देता था। तो इसने ये काम किया। लेकिन फिर आया टीपू सुल्तान ने जितने भी वारगा सरदार के पास ज़मीन है सारी की सारी छीन ली, या तो वो ठेके पे दे दी सरकारी या फिर निजी ठेके पे दे दी, ऐसा किया। और जो पहले क्या होता था, लूट का हिस्सा सेना को दिया जाता था, लेकिन अब इसने नगद वेतन देना शुरू कर दिया सेना को, ठीक है। और टैक्स भी इसके टाइम पे बढ़े। इसके टाइम पे जो मैसूर है ना, हैदर अली टीपू सुल्तान के टाइम पे मैसूर सेनाकरण की ओर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। टीपू सुल्तान के टाइम पे सेनाकरण की ओर बढ़ा। फ्रांस की सेना को सेना में भर्ती, जो फ्रांस की सेना थी उसको सेना में भर्ती किया गया। फ्रांस के जितने भी सिपाही होते थे उनको सेना में भर्ती किया जाता था। एक फ्रांस का सेनापति भी बना था, ठीक है, एक फ्रांस का इंसान था, सेनापति भी बना था। और अंग्रेज़ों को डर था, क्यों ना हो ये फ्रांस की ज़्यादा मदद ले रहा है, क्यों ना हो ये फ्रांस को कहीं ना कहीं बहुत इजाज़त दे रहे, तो ये भी चीज़ थी, ठीक है। मैसूर का प्रशासन बेटा वोडियार के टाइम पे जो प्रशासन था वही प्रशासन था। टोटल 18 विभाग थे, सिंचाई, राजस्व, सूचना, सेना, वही थे। उन्हें अच्छे से बनाया और उन्हें अच्छे से विकसित किया, नहीं तो था वही, ठीक है। फिर देखते हैं मैसूर की वित्तीय संसाधन। भूमि से प्राप्त, देखो, जो आय का एक प्रमुख स्रोत था। आवाज़ आ रही है सब बच्चों को? तो देखो, जो आय का है ना, तो जो आय का मुख्य स्रोत था वो भूमि, तो जो आय का मुख्य स्रोत होता था वो भूमिकर, तो जो आय का मुख्य स्रोत था वो भूमिकर था। भूमिकर ही आय का जो मुख्य स्रोत था वो भूमिकर था। भूमिकर ही कर था। भूमि को 3 भागों में बांटा था, शिक्षित भूमि, इजारा भूमि और सूखी भूमि। शिक्षित भूमि जो होती थी उसमें से हिस्सा लिया जाता था। इजारा भूमि जो होती थी उससे कहा जाता था इतना टैक्स है, इतना टैक्स हमें दे दो। और जो सूखी भूमि थी उससे भी राजस्व लिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा 2 होते थे, एक होते थे अमल, हो गया ये इंसान, तो अमलदार राजस्व संबंधी जो विवाद होते थे, राजस्व संबंधी देखभाल करता था। और आसफदार, देखो एक बार मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, हाँ जी, अमलदार राजस्व संबंधी पे नियंत्रण करता था और आफदार झगड़ों को सुलझाता था।
जो टीपू सुल्तान था उसने भूमि राजस्व को मतलब भूमि को बहुत ज़्यादा विकसित करने का प्रयास किया, भूमि को बहुत ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास किया और उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया था। इसके लिए इसने क्या किया था, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें खेती करनी है तो तुम भूमि ले सकते हो कर मुक्त, ठीक है, और फिर खेती करके फिर राजस्व तुम दे सकते हो, ऐसा वाला हिस्सा किया था। किसानों का बहुत ध्यान रखा था, ठीक है, कि क्योंकि भूमि ही आय का सूत्र थी इसलिए, ठीक है। इसके अलावा लेकिन ये चीज़ इसकी ज़्यादा विकसित कहते हैं नहीं मानी जाती, क्यों, क्योंकि देखो एक भूमि है, मान लो टोटल हमारे पास इतनी भूमि है, एक ऐसी भूमि हमारे पास आ गई जो खाली थी, अब इसे किसी एक व्यक्ति को दे दिया, अब हमेशा उस पर वही ले रहा है वो भूमि, तो उसका एक विशेष अधिकार होता था। वो सामूहिकता थी, यहाँ पे सामूहिकता की भावना थी, यानी कि जितने लोग होते थे वो सारे एक साथ मिलके जो उत्पादन है वो बांट लेते थे, ठीक है। सामूहिकता होती है ना, देखो जैसे इधर लिखा भी होगा थी, ठीक है, गुनाह कर दिया तो देखो, हाँ ना, तो देखो गांव की साझेदारी होने की प्रथा थी, देखो ये लिखा ना, गांव की साझेदारी होने की प्रथा थी, तो ये चीज़ थी ना। तो एक उत्पादन का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा होता था वो एक ऊंची जाति ही रखती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से खेती ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई। और बार बार कृषि के टाइम पे जब भी युद्ध होता था, मैंने बताया था कि किस किस के साथ, हैदराबाद के साथ, कर्नाटक के पास, है ना, मराठाओं के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, तो सबके साथ लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई हो रही है तो जब भी लड़ाई होती थी तो क्या किया जाता था, जो टैक्स होता था, जो क्या होता था, टैक्स होता था, टैक्स को बढ़ा दिया जाता था। टीपू सुल्तान ने व्यापार को देखा और व्यापार के बारे में भी इसने कहा कि मैं व्यापार पे अधिकार कर लिया। और इसने मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो जो भूमि पे भी नियंत्रण करते थे और व्यापार भी करते थे, ठीक है। और जो भूमि पे भी नियंत्रण कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, तो और इनके टाइम पे जो इनके पास भूमि पे जो राजस्व लेते थे, जिस भूमि पे नियंत्रण था, जिससे राजस्व लेते थे, उसमें हमेशा समृद्धि है, कभी कभी नहीं है। तो इसने कुछ असूफों को नियुक्त किया था, ठीक है। देखो मैं इसे एक बार रीड करके पढ़ाऊँगी तुम्हें। व्यापार व्यापारी लोग लगभग पिछले 2 शताब्दी में मैसूर की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे थे। इनमें से अहम व्यापारियों ने अंदरूनी बाहरी व्यापार, राजस्व, खेती को एक दूसरे से जोड़ व्यापार और भूमि के इन विधि विधि निवेशों का एक भाग हथियाया हुआ था। मैंने बताया था ना, एक भाग इसने क्या किया था, हथियाया हुआ था। राजनीतिक कार्यवाही के स्तर पर वे अक्सर सत्तावादी शासकों के बीच अपने हितों की रक्षा के लिए, देखो जब भी ये हमेशा अपनी रक्षा करने के लिए, तो हथियाया हुआ था, रक्षा के लिए जो प्राचीन की परंपराएं होती थी उसका इस्तेमाल करते थे। भूमि पे उनका दखल काफ़ी महत्वपूर्ण था। वे मानते हैं उनमें से कुछ के बड़े राजस्व किसान होने के बावजूद उनके अधीन खेती करना संपन्नता आई, ठीक है। तो देखो हमेशा इनमें संपन्नता ही। टीपू ने इन व्यापारियों और व्यापार के अहमियत को समझा और उसने असूफों को नियुक्त किया, ठीक है, जो प्रशिक्षण देते थे कि किस तरीके से हो। और अगर कोई भी व्यक्ति 35%, अगर कोई भी व्यक्ति 65% तक का भी पैसे दे देता था, उस भूमि पे जो व्यापार अधिकार बनाया है उस पर 35% निवेश कर देता था, तो उसे ज़्यादा लाभ मिलता था। और फिर इसने अंग्रेज़ों के साथ भी व्यापार करना बंद कर दिया था और कुछ चीज़ें बंद कर दी थी जिससे अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान हुआ था। चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब बाकी के चैप्टर हम पढ़ेंगे थोड़ी देर।